आपको ये चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट में जो है टेम्परेरी मेथड और परमानेंट मेथड के बारे में बताया गया है। जो टेम्परेरी मेथड है वो कुछ टाइम के लिए जो है आप अपने मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस को रोक सकते हैं, वो टेम्परेरी मेथड है। इसको हम रिवर्सिबल मेथड भी कहते हैं या स्पेसिंग मेथड भी कहते हैं। परमानेंट मेथड एक ऐसा मेथड है जो लंबे समय के लिए या हमेशा के लिए आपकी प्रेगनेंसी को रोक सकता है, उसको हम बोलते हैं परमानेंट मेथड, और इसको हम इरिवर्सिबल मेथड भी कहते हैं दूसरे नाम से। अब हम बात करने वाले हैं कि टेम्परेरी मेथड में कितने तरीके के मेथड होते हैं। तो टेम्परेरी मेथड में आपके सबसे पहला जो है वो नेचुरल मेथड है, दूसरा बैरियर मेथड है, तीसरा जो है वो आपके इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस आईयूसीडी, चौथा जो है वो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स है, इम्प्लांट्स हैं, इंजेक्शंस हैं और अदर्स है। उसके बाद नेक्स्ट जो है परमानेंट में आपकी ट्यूबेक्टमी और एश्योर, जिसको हम नसबंदी भी कहते हैं, और फीमेल और मेल वाली जो होती है उसको हम वेसेक्टमी कहते हैं। तो नेचुरल मेथड जो है इसके भी सब टाइप्स हैं, इसके भी सब टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। जो टेम्परेरी मेथड में नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड के भी सब टाइप्स हैं। सब टाइप्स में सबसे पहला जो है वो है आपका एब्स्टिनेंट, एब्स्टिनेंट, दूसरा जो है वो है आपका क्वाइटस इंटरप्टस, तीसरा जो है वो है आपका कैलेंडर मेथड, सेफ मेथड या रिदम मेथड, तीनों एक ही नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद जो है वो आपका बिलिंग मेथड है या सर्वाइकल म्यूकस मेथड है। उसके बाद बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड है। उसके बाद है आपका परसोना। इतने सारे मेथड जो है वो नेचुरल मेथड के अंदर आते हैं। बैरियर मेथड की हम बात करें, बैरियर मेथड में आपका फीमेल कॉन्डम, मेल कॉन्डम, टुडे स्पंज और डायफ्राम आता है। इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस की अगर हम बात करें तो उसमें आपका जो है फर्स्ट जनरेशन आईयूसीडी, सेकेंड जनरेशन आईयूसीडी और थर्ड जनरेशन आईयूसीडी होती है, जिसमें मल्टी लोड्स हैं, प्रॉपर्टी है, इनके बारे में हम बात करेंगे और लिपिस लूप के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ओसीपीस की बात करेंगे, ओरल कंबाइंड पिल्स। ओरल कंबाइंड पिल्स जो होती हैं इसमें मालाडी और मालायन आती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स की, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन पिल्स आती हैं, ई पिल्स के नाम से आती हैं या इमरजेंसी पिल्स के नाम से जो है ये आती हैं, और लेवनोस्ट्रॉल के नाम से भी ये आती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्प्लांट्स की और इंजेक्शंस की। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सेंटक्रोमैन की, जिसमें छाया और सहेली आती है। तो इतने सारे जो है टेम्परेरी मेथड में आते हैं, और जो परमानेंट मेथड है उसमें आपका ट्यूबेक्टमी और ईश्योर जो कि फीमेल के लिए है, नसबंदी जिसको बोलते हैं हिंदी में, और मेल के लिए वेसेक्टमी है जो कि आपकी पुरुष नसबंदी बोलते हैं उसको हिंदी में। इसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और नोट कर लीजिए, आपको जहां भी लगे कि ये चीज़ नोट करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल मेथड की। नेचुरल मेथड में सबसे पहला है एब्स्टिनेंस। अब एब्स्टिनेंस क्या होता है? एब्स्टिनेंस का मतलब है कि अवॉइडेंस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर कोई कपल सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड कर रहा है तो दे डोंट हैव चांस टू गेट प्रेग्नेंट, मतलब उनके पास चांस ही नहीं है प्रेग्नेंट होने का इफ दे आर नॉट डूइंग द सेक्सुअल एक्टिविटी। तो ये तो हो गया एब्स्टिनेंस। दूसरी हम बात करेंगे कोइटस इंटरप्टस की। कोइटस इंटरप्टस में क्या होता है? द कपल आर डूइंग इंटरकोर्स बट द डिपोजिशन ऑफ स्पर्म विल बी आउटसाइड ऑफ द वजाइना, मतलब ये वजाइना में डिपॉजिट नहीं होगा, बाहर डिपॉजिट होगा मेल स्पर्म। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका कैलेंडर मेथड, सेफ मेथड या फिर रिदम मेथड। एक ही नाम, इसके तीन नाम है, कैलेंडर मेथड, सेफ मेथड और रिदम मेथड, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैलेंडर मेथड का मतलब ये है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो इसको यूज भी करती हैं। कैलेंडर मेथड का मतलब ये है कि जो आपका सेफ पीरियड है उस पीरियड में इफ द कपल आर डूइंग इंटरकोर्स देन दे डोंट हैव चांस टू गेट प्रेग्नेंट। तो ये सेफ पीरियड है कब कब, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसे कम्युनिटी एरिया में हैं, आज भी ऐसी फीमेल्स हैं जिनको नहीं पता है, तो वो बता देती हैं कि गलती से ऐसा हो गया या फिर बाय मिस्टेक हो गया, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है। तो सेफ पीरियड की अगर हम बात करें तो मेंसेस ख़त्म होने के फर्स्ट डे से लेके 8वें दिन तक जो है वो आपका सेफ पीरियड है। 9वें दिन से लेके 19वां दिन जो है मेंसेस खत्म होने के बाद वो आपका जो है अनसेफ पीरियड है। 20th डे से लेके 28 डे तक जो है वो आपका सेफ पीरियड है। तो अगर हम मोटा मोटी बात करें तो 7 days बिफोर योर मेंसेस एंड 7 days आफ्टर योर मेंसेस इज अ सेफ पीरियड फॉर द फीमेल्स। इन दैट टाइम इफ यू आर डूइंग इंटरकोर्स देन यू डोंट हैव चांस टू गेट प्रेग्नेंट। तो ये तो हमने बात की कैलेंडर मेथड की, सेफ मेथड की या फिर रिदम मेथड की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बिलिंग मेथड की या सर्वाइकल म्यूकस मेथड की। बिलिंग मेथड या सर्वाइकल म्यूकस मेथड क्या होता है? इसमें
जो फीमेल्स हैं उनके सर्विक्स से कुछ म्यूकस सिक्रेट होता है। उस म्यूकस की इलास्टिसिटी और उसकी थिकनेस को हम चेक करते हैं, और अगर उस म्यूकस की इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा है और वो थिन है, इसका मतलब उसमें एस्ट्रोजन प्रेजेंट है। और अगर जो म्यूकस है वो थिक है और इलास्टिक भी नहीं है, तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट है। प्रोजेस्टेरॉन जो है अगर प्रेजेंट है तो हमें ये समझना है कि ओवलूट हो कर चुकी है फीमेल, मतलब ओवल्यूशन हो गया है, और उस टाइम में फीमेल को जो है वो इंटरकोर्स अवॉइड करना है। तो ये होता है सर्वाइकल म्यूकस मेथड या फिर बिलिंग मेथड, इसी को हम बिलिंग मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड की बात करें। ओवल्यूशन जब भी होता है फीमेल्स की बॉडी में तो कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसमें से टेम्परेचर भी एक बहुत बड़ा चेंज है। मतलब कि जब ओवल्यूशन होता है तो फीमेल की बॉडी में 0.5 से लेकर 0.8 डिग्री फ़ारेनहीट का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। मतलब आपकी बॉडी का जितना नॉर्मल टेम्परेचर होगा उससे 0.5 से लेकर 0.8 डिग्री फ़ारेनहीट बढ़ जाएगा। लेकिन ओवल्यूशन के जस्ट बिफोर पहले जो है वो आपका बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लगातार 14 दिन तक आपको मतलब आपके मेंसेस खत्म होने के बाद आपको जो है टेम्परेचर लेना है, और मॉर्निंग में ही लेना है, ऑन द बेड ही लेना है, उठते ही लेना है। और अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि ओवल्यूशन के पहले तो कांस्टेंट आएगा, जस्ट ओवल्यूशन के स्लाइटली बिफोर जो है वो आपका थोड़ा सा कम आएगा, और जैसे ही ओवल्यूशन हो जाएगा तो आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा 0.2 0.8। तो आपको समझ जाना है कि बॉडी में ओवल्यूशन जो है वो हो चुका है, तो आपको उस टाइम जो है इंटरकोर्स अवॉइड करना है अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंटोथर्मल मेथड की। सिंटोथर्मल मेथड ये होता है जिसमें बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड प्लस सर्वाइकल म्यूकस मेथड दोनों मेथड का यूज करते हैं, उसको हम सिंटोथर्मल मेथड कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो पर्सोना मेथड है। पर्सोना मेथड जो है वो यूरिन में हम हार्मोन्स को चेक करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को हम चेक करते हैं। ये कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है, इसकी किट भी आती है। तो पर्सोना मेथड जो है वो एक अलग मेथड है, लेकिन हम इसको नेचुरल में ही रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बैरियर मेथड की। बैरियर मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत रिपीट भी करता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है बैरियर मेथड से। तो आपको इस मेथड के बारे में ध्यान से सुनना है और देखना भी है, क्योंकि मैं इमेज भी लगा दूंगी, आप इमेज देख लीजिएगा। तो सबसे पहला जो होता है बैरियर मेथड में, इसका बैरियर मेथड जो है आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाता भी है। क्योंकि नेचुरल मेथड था तो उसमें कपल जो है वो मोटिवेट होना चाहिए, कपल के पास नॉलेज होना चाहिए, और हाईली फेलियर रेट भी होता है नेचुरल मेथड यूज़ करने का। लेकिन अगर आप बैरियर मेथड यूज़ कर रहे हैं तो इसके कुछ एडवांटेज हैं, और एडवांटेज ये है कि जो स्टडी से आपको ये बचाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता है बैरियर मेथड। और दूसरा ये है कि बैरियर मेथड जो है वो आपके एक तरीके का बैरियर पैदा करता है। बैरियर का मतलब ओवा और स्पर्म को मिलने नहीं देता है, एक तरीके का बैरियर प्रोवाइड करता है, तो इसको हम बोलते हैं बैरियर मेथड। और ये एक कंट्रासेप्टिव का वर्क तो करता है, ये साथ में अदर वर्क भी करता है, जैसे कि आपको ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता है, पीआईडी से बचाता है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तीनों चीज़ों से आपको बचाता है। पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ना होकर यूट्रस के कहीं बाहर हो गई है, लाइक फिलिपियन ट्यूब में हो गई है, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी हो गई है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इन तीनों चीज़ों से आपको जो है बैरियर मेथड बचाता है। और बैरियर मेथड के अंदर मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, टुडे स्पंज और जो है डायफ्राम आता है। मेल कॉन्डम की अगर हम बात करें तो मेल कॉन्डम जो होता है इसका इमेज आता है, और इसमें एक सिंगल रिंग होती है। जो फीमेल कॉन्डम होता है उसमें डबल रिंग होती है, ये इसमें डिफरेंस होता है। तो जो मेल कॉन्डम है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो निरोध के नाम से जो है प्रोवाइड करती है कम्युनिटी में। मतलब जो आपके वो हैं आशा हैं या जो आपकी एएनएम है, वो आपको ये प्रोवाइड करती हैं गांव में, कम्युनिटी एरिया में, रूरल एरिया में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फ्री ऑफ कास्ट देती है, और इसको नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर जो है मेल कॉन्डम इंक्लूड है कि नहीं है, तो वो मेल कॉन्डम इसमें इंक्लूड है बाय द नेम ऑफ निरोध। तो ये तो बात कर ली हमने मेल कॉन्डम की। और ये जो है आपको एचआईवी से भी बचाता है, जो एचआईवी है उससे भी आपको ये बचाता है। उसके बाद ये लेस एक्सपेंसिव होता है, मतलब इसका एक्सपेंस ज़्यादा नहीं आता है, ईजिली अवेलेबल है, ये आपको ईजिली मिल जाएगा। तो
उसके बाद ये इसका डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें कि क्या डिसएडवांटेज है, तो अभी तक तो हमने एडवांटेज जाना ये, लेकिन डिसएडवांटेज जो है इसका ये है कि पहली बात तो ये कि जो प्रीवियस कॉन्डम्स आते थे वो लेटेक्स के बने हुए होते थे, तो लेटेक्स जो है वो डर्मेटाइटिस या फिर स्किन एलर्जी कर देता था कपल्स में। तो इसलिए अभी जो कॉन्डम्स आ रहे हैं वो पॉलीयूरेथीन के बने हुए हैं और इससे किसी भी तरह की कोई एलर्जी या फिर कोई भी डर्मेटाइटिस होने के चांसेस नहीं है, मतलब स्किन इरिटेशन होने के भी कोई चांसेस नहीं है। उसके बाद इसका ये है कि फेलियर रेट ज़्यादा है, इसका रप्चर होने के चांसेस होते हैं, और इसमें ये है कि लेस यूज़ ऑफ नॉलेज, मतलब इसमें कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज़, ये लोगों को पता नहीं है, कपल्स को पता नहीं होता है। और मॉसबी की जो किताब है वो ये बताती है, ये मतलब कि ये कपल्स के जो प्लेजर हैं उसको भी ये कम करता है। जो हमारी मॉसबी है बुक नर्सिंग की कॉम्पिटेटिव वाली, उसमें एक लाइन ये लिखी हुई है कि डिक्रीज द प्लेजर ऑफ द कपल्स। तो ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, 2 से 12% जो है ये मेल कॉन्डम का फेलियर रेट है, जबकि फीमेल कॉन्डम का 20% है फेलियर रेट। तो ये हमने बात की मेल कॉन्डम की। अब हम बात करेंगे फीमेल कॉन्डम की। फीमेल कॉन्डम जो होता है वो 3 तरीके का होता है, फीमेल कॉन्डम 1, फीमेल कॉन्डम 2, फीमेल कॉन्डम 3। अब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देती है कि नहीं देती है। तो अगर आप हाँ कहेंगे तो भी आप गलत हैं, अगर आप ना कहेंगे तो भी आप गलत हैं, क्योंकि फीमेल कॉन्डम टूब जो है वो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो देती है लोगों को। और इसके जो मटेरियल बने हुए हैं फीमेल कॉन्डम के, वो नाइट्राइल के बने हुए हैं। जो मेल कॉन्डम थे पहले उसका जो मटेरियल था वो लेटेक्स था, अभी पॉलीयूरेथीन यूज होता है उसमें, और फीमेल कॉन्डम में जो मटेरियल यूज होता है उसको हम नाइट्राइल कहते हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है मेल कॉन्डम के उसमें, मेल कॉन्डम के कंपैरिजन में, और ये जो है अवेलेबल भी नहीं है, कॉस्ट मतलब ज़्यादा है, तो इसलिए इसको यूज़ नहीं करते हैं लोग, रेयरली यूज़ किया जाता है। और ये नेक्स्ट जो है वो है आपका स्पंज, टुडे स्पंज। टुडे स्पंज जो है वो टुडे के नाम से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो देती है, और ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। ये जो टुडे है इसके अंदर जो होता है नॉन केमिकल, जो टुडे स्पंज है उसका केमिकल नेम जो है वो ये है नॉनेक्सेनॉल 9, ये इसका केमिकल नेम होता है। और ये स्पंज होता है, इसको हम क्या करते हैं सर्विक्स के ऊपर लगा देते हैं, ये भी स्पर्म और ओवा को मिलने नहीं देता है। उसके बाद हम बात करेंगे डायफ्राम की। डायफ्राम जो होता है वो डोम शेप का होता है, और ये डायफ्राम जो है फीमेल जो है वो यूज़ करती हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स के 2-3 घंटे पहले इसको आप जो है इंसर्ट कर सकती हैं, और 6 घंटे तक लगातार इसको आप अपने सर्विक्स में जो है वो रख सकती हैं। लेकिन अगर 6 घंटे से ज़्यादा हो गया, 24 घंटे तक अगर आप डायफ्राम को फीमेल की बॉडी में रखते हैं, तो फीमेल को टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली, ये हमने बात कर ली डायफ्राम की, जो कि नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो हैं वो 3 तरीके के आते हैं। पहला जो आता है वो है आपका फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जो है वो है आपका सेकेंड जनरेशन, थर्ड जो है वो है आपका थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो लिपेज लूप, जो कि एस शेप का होता था और वो नॉन मेडिकेटेड था। उसमें जो है मोस्ट एक्सपल्सिव था, मतलब वो बहुत जल्दी बाहर निकल जाता था। तो वो फर्स्ट जनरेशन का था। क्वेश्चन ये पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल क्या है, तो लिपेज लूप है जिसका जो शेप था वो एस शेप का था। सेकेंड जनरेशन जो आईयूसीडी है वो है कॉपर टी और मल्टी लोड। कॉपर टी और मल्टी लोड जो है वो आपके 270 और 270, 275 और 300 ए। जैसे कि ये देखिए आपका कॉपर टी 275 है, ये कॉपर टी 275 है, और इसको मैं भी आपको निकाल के दिखाऊंगी। और ये आपका कॉपर टी 375 है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो देती है। और ये जो है आपका कॉपर टी 380 ए है। 3 कॉपर टी जो है मेरे पास है, आप इसको देख सकते हैं, और इसको मैं अभी आपको अच्छे से प्रॉपरली निकाल के दिखाऊंगी। तो 3 तरीके के कॉपर टी जो हैं वो आते हैं, और तीनों का जो शेप है ना वो बिल्कुल अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। मैं इसको आपको दिखा देती हूँ। तो सेकेंड जनरेशन जो है उसमें कॉपर टी और मल्टी लोड आता है। ये देखिए ये कॉपर टी है, एक मतलब कॉपर टी ये 380 ए है, ये कॉपर टी 380 ए है। और ये लगभग आपका 10 साल तक इसकी जो है वो वैलिडिटी रहती है, 10 साल तक ये आपको प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी से। ये जो है ये इसका आर्म है,
ये जो लगे हुए हैं कॉपर के, ये इसका सरफेस एरिया होता है, मतलब 380 है तो ये 380 इसका सरफेस एरिया है। ये जो है ये कॉपर टी का बॉल है, इसको हम बॉल कहते हैं, और ये जो है नीचे थ्रेड लगा हुआ है। ये हम जब इंसर्ट करते हैं कॉपर टी को तब ये यूज़ होता है। तो यही आपका बेसिकली जो है ये यूट्रस के अंदर जो है इसको प्लेस किया जाता है, और यही कॉपर टी है। ये टी शेप का है, ये इसका आर्म है, ये वाइट वाला जो पोर्शन है ये आर्म है, ये इसका सरफेस एरिया है 380 है। ये नीचे वाला जो पार्ट है ये आपका बॉल है, और ये जो है ये थ्रेड है। तो ये हो गया टी शेप का कॉपर टी। अब ये जो है ये मल्टी लोड है। मल्टी लोड जो होता है ये आपका आर्क शेप का होता है, और ये इसके शेप में डिफरेंस होता है, प्लस इसका जो सरफेस एरिया है वो भी देखिए 375 है, और ये जो है ये इसका थ्रेड लगा हुआ है, और ये इसका बॉल है। तो ये आपका मल्टी लोड है जिसमें ये फिन्स लगे हुए हैं। और कॉपर टी में आप देखेंगे तो इसका शेप जो है वो टी शेप का है, और इसमें फिन्स नहीं लगे हैं। ये भी सेम काम करता है, यूट्रस के अंदर ही ये भी रहता है, बट मतलब यही है कि आजकल ज़्यादा मल्टी लोड जो है वो यूज़ होती हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका ये हो गया आपका कॉपर टी। तो कॉपर टी जो होती हैं वो 3 तरीके की होती है। फर्स्ट जनरेशन लिपेज लूप जो कि अब यूज़ नहीं होती हैं। सेकंड जनरेशन में कॉपर टी और मल्टी लोड जिसमें 275, 380, 380A ये यूज़ होती हैं। और थर्ड जनरेशन जो है उसमें मेरिना और पोजेस्ट्रेट यूज़ होती है। मेरिना जो होती है उसकी प्लास्टिक बॉडी होती है, और हार्मोनल होती है वो। तो ये जो है टाइप्स हैं आयुषडी के। आयुषडी जो है ये आपके मतलब इसका बेनिफिट ये है कि आपकी ब्लीडिंग से आपको बचाता है। दूसरा ये है कि सर्वाइकल म्यूकस को ये थिक करता है, मतलब सर्वाइकल म्यूकस थिक होगा तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन जो है वो नहीं होगा। तीसरा ये है कि स्पर्म की मोटेलिटी को भी ये कम कर देता है आयुषडी। उसके बाद ये जो है कैसे काम करता है, तो ये जो आयुषडी है इसमें जो है कॉपर रिलीज होता है, और कॉपर रिलीज होता है प्लस जो है ये कॉपर आपका जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसको ये थिक कर देती है, और उसको एज अ फॉरेन बॉडी लेती है। तो वहाँ की जो वॉल है वो नेक्रोज हो जाती है, और नेक्रोज का मतलब डेड हो जाती है, और वहाँ पे इम्प्लांटेशन जो है वो नहीं हो पाता है। दूसरा ये जो मेरिना से काम करता है, मेरिना के अंदर प्रोजेस्टेरॉन होता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि आपके सर्वाइकल म्यूकस को ठीक कर देगा, स्पर्म की मोटेलिटी को कम कर देगा, तो स्पर्म और ओवा जो है वो नहीं मिल पाएंगे, और इम्प्लांटेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरिना को हम ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है मेरिना और प्रोजेस्टेट के बारे में है। कॉपर टी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। कॉपर टी का जो है इमेज क्वेश्चन पूछता है, और पूछता है कि मल्टी लोड जो है या 380 जो है और 380A कितने सालों के लिए वैलिड है। तो 380 जो है वो आपका 10 सालों के लिए वैलिड होता है, और इसकी वैलिडिटी 10 साल की होती है। और वो कॉपर टी 200 जो है वो 4 साल के लिए है वैलिड। कॉपर टी 380A जो है वो 10 साल के लिए वैलिड है। मल्टी लोड 250 जो है वो 5 साल के लिए है। मल्टी लोड 375 कॉपर टी जो है वो 5 साल के लिए है। लेवनोस्ट्रॉल इंट्रायूट्राइन सिस्टम जो कि मेरिना और प्रोजेस्टेट है वो आपका 7 साल के लिए है। तो यही से क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं कि कितने साल के लिए वैलिड होता है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट ओरल कंबाइंड पिल्स की। लेकिन ओरल कंबाइंड पिल्स बात करने से पहले इंसर्शन टाइम का बात कर लेते हैं कि हम कॉपर टी को कब कब इंसर्ट कर सकते हैं। तो कॉपर टी जो होती है, अगर कोई फीमेल की रिसेंट प्रेगनेंसी हुई है, मतलब तुरंत की प्रेगनेंसी है और बच्चा डिलीवर हो चुका है, तो डिलीवरी के विदिन 24 आवर जो है आप कॉपर टी लगवा सकते हैं। और अगर डिलीवरी हो गई है और जो फीमेल है वो नहीं लगवाना चाहती कॉपर टी, तो आप उसको बोलोगे कि आप 42 डेज के बाद, मतलब प्यूपेरियम खत्म होने के बाद आप आएंगे, और उस टाइम जो है कॉपर टी आपको इंसर्ट होगा। वैसे तो मेंसेस के विदिन 5 डेज जो है वो कॉपर टी लग जाना चाहिए, बेस्ट टाइम होता है। लेकिन जो है 5 दिन तक भी हम इसको जो है 5 दिन तक जो है वो बेस्ट टाइम है, लेकिन हम इसको 10 दिन तक भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेंसेस के 1 to 5 डेज इज़ बेस्ट, बट 1 to 10 डेज इज़ ऑल्सो वी कैन इंसर्ट द कॉपर टी। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है, कॉपर टी हम किस कंडीशन में नहीं लगाएंगे। तो कैंपस से हम याद करते हैं CAMPUS। तो C फॉर कॉपर एलर्जी, किसी को अगर कॉपर से एलर्जी है, विल्सन्स डिजीज़ है, तो हम कॉपर टी नहीं लगाएंगे।
ए फॉर एनीमिया, अगर कोई एनीमिक पेशेंट है, ब्लड की कमी है, तो भी हम कॉपर टी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ब्लीडिंग होती है कॉपर टी से। नेक्स्ट जो है एम स्टैंड फॉर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, अगर किसी का मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है तो भी हम कॉपर टी को नहीं लगाएंगे। पी स्टैंड फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी ना होगी, कहीं और प्रेगनेंसी हो गई है जैसे कि फेलोपियन ट्यूब, जैसे कि एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, तो भी हम कॉपर टी नहीं लगाएंगे। एस स्टैंड फॉर एसटीडी, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है अगर किसी को, तो भी हम जो है ये नहीं लगाएंगे कॉपर टी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं ओरल पिल्स की। ओरल पिल्स जो होती हैं वो आपकी ओरल कंबाइंड पिल्स की अगर हम बात करें तो उसमें माला डी और माला एन आती है। माला डी, ये आप मेरे सामने है माला एन, आप देख सकते हैं माला एन है ये, और ये माला एन जो है इसमें टोटल ये टैबलेट आती है इस तरीके की। 21 टैबलेट जो होती है वो आपकी हार्मोनल टैबलेट होती है, और ये जो 7 टैबलेट है ये आपकी आयरन की टैबलेट होती है। तो इसको आपको कैसे लेना है इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। ये माला डी और माला एन जो होती हैं ये आपकी, इसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये जो गोली है इसके अंदर एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये दोनों का कॉम्पोजिशन होता है। ये एस्ट्रोजन जो है वो आपका इथेनाइल लेवोस्टेरोल के नाम से आती है, और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो आपकी लेवोनेस्ट्रॉल के नाम से। तो दोनों का कॉम्पोजिशन यही है इसमें माला डी और माला एन में। माला डी माला एन में डिफरेंस ये है कि माला एन जो होती है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फैमिली प्लानिंग के अंदर इंक्लूड करके रखती है, जबकि जो माला डी है वो मार्केट स्कीम के अकॉर्डिंग चलती है, मतलब 3 रुपए की आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगी, कॉस्ट इसका भी लो है, लेकिन माला एन जो है वो आपको फ्री मिल जाती है। ये जो होता है यही जो है आपका माला एन है, ये हार्मोनल है और ये आयरन की टैबलेट होती है। इसमें टोटल 28 टैबलेट होती है, 21 टैबलेट हार्मोनल होती है और 7 टैबलेट जो होती है वो आयरन की होती है। जो एस्ट्रोजन होता है इसमें इथेनाइल एस्ट्रोट्राइडियोल के नाम से होता है, और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो जो है लेवोनेस्ट्रॉल के नाम से होता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि अमाउंट कितना कितना होता है। तो एस्ट्रोजन का अमाउंट इसमें 0.3 mg होता है, और प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट जो होता है इसमें वो 0.5 mg का होता है। ये यूज़ कैसे होता है, ये मतलब कैसे काम करता है, इसका एक्शन क्या है, तो इसका एक्शन यही है कि ये आपकी बॉडी में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन, इन दोनों को क्या करता है जो है कम कर देता है, और इन दोनों को जब कम कर देगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि फीमेल जो है वो उसके अंदर प्रेगनेंसी नहीं होगी, मतलब एग और स्पर्म जो है वो नहीं मिल पाएंगे और प्रेगनेंसी नहीं होगी। जो डोजेज होते हैं ओसीपी के वो 3 डोज के होते हैं, एक होता है हाई डोज, दूसरा होता है आपका लो डोज, और तीसरा होता है वेरी लो डोज। तो हाई डोज जो है उसका 50 जो है एमसीजी से अगर ज़्यादा चल रहा है उसका, तो उसको हम हाई डोज कहते हैं। लो डोज जो है वो 30 to 35 एमसीजी अगर चल रहा है ओसीपी तो वो आपका लो डोज है, और 30 डोज से अगर जो है वो कम चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो वेरी लो डोज जो है वो ओसीपी है। ओसीपी का बेनिफिट क्या है, मतलब ये जो ओसीपी है मेरे पास इसका क्या बेनिफिट है, इसका यही बेनिफिट है कि ये आपके डिसमेनोरिया में भी हेल्प करती है, मतलब डिसमेनोरिया अगर आपको होता है पेन ड्यूरिंग द मेंसेस तो उसमें आपको ये हेल्प करेगी। ओवेरियन कैंसर में भी आपको ये हेल्प करती है, फाइब्रॉइड में, कोलन कैंसर में और एंडोमेट्रियोसिस में, इन सारे कंडीशंस में जो है हम इस ओसीपी का यूज़ कर सकते हैं। और अगर जो मेंसेस हैं वो इरेगुलर हैं तो भी हम ये ओसीपी का यूज़ करते हैं। ऐसी कंडीशन में आप जो है माला डी या माला एन को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़, इरेगुलर पीरियड्स अगर हो रहे हैं तो उस टाइम ओसीपी कैसे काम करती है, तो उस टाइम ऐसे काम करती है कि आपको लगातार आप 21 दिन तक अगर ओसीपी ले रहे हैं तो उससे क्या होता है कि आप जब हम बाहर से सिंथेटिक हार्मोन ले रहे हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बनते हैं वो क्या होते हैं ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, वो बनना वो नहीं बनते हैं, और वो जब नहीं बनते हैं तो वो सप्रेस रहते हैं। और जैसे ही आपने इसको मतलब लेना बंद किया, ओसीपी को लेना बंद किया 21 दिन के बाद, तो क्या होगा बॉडी में तो वैसे ही नहीं बन रहा है और बाहर से आपने लेना बंद कर दिया तो क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम है वो नेक्रोज्ड हो जाएगी, और नेक्रोसिस की वजह से वहाँ की जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी, और थिकनेस कम होने की वजह से बॉडीली प्रोजेस्टेरॉन जो है वो तो बन नहीं रहा, और वो जब नहीं बनेगा तो एंडोमेट्रियम क्या होगी, सेड ऑफ होगी और ब्लीडिंग होगी। तो इस तरीके से ये ओसीपीज जो होती हैं वो काम करती हैं।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं साइड इफेक्ट ऑफ ओसीपी, मतलब ओसीपी के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो है एम स्टैंड फॉर अक्यूट माइग्रेन। अगर किसी को अक्यूट माइग्रेन है तो वो ओसीपी नहीं ले सकता है, उसको साइड इफेक्ट हो सकता है। डी डायबिटीज मेलाइटस, एच फॉर हाइपरटेंशन, बी फॉर वेस्कुलर या वजाइनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट प्रेगनेंसी, स्मोकर्स, जो स्मोकर्स हैं उन्हें भी नहीं लेना है। थ्रोम्बोसिस, अगर किसी को थ्रोम्बस फॉर्मेशन है, थ्रोम्बोसिस है तो भी नहीं लेना है। लीवर डिजीज है तो भी नहीं लेना है। और हाइपरलिपिडीमिया है तो भी नहीं आपको जो है ओसीपी लेना है। तो इसका जो ट्रिक है वो है MDH, वापस तो लाओ हूँ। M स्टैंड फॉर acute migraine, D stand for diabetes mellitus, H stand for hypertension, V stand for vascular or vaginal bleeding, P stand for pregnancy, S stand for smokers, T stand for thrombosis, and L stand for liver disease, and H stand for hyperlipidemia या hyperglycemia। तो इसमें आपको नहीं देना है OCP। तो इतने सारे साइड इफेक्ट जो हैं वो हैं ओसीपी के। अगर ओसीपी कोई ले रहा है तो इतने सारे साइड इफेक्ट उसको हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स की, जो कि लेवनेस्ट्रॉल के नाम से आती है। ये है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, और ये पिल्स जो है लेवनेस्ट्रॉल के नाम से आती है। और इसको सेराजेट नाम से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रोवाइड करती है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स को। क्योंकि मैंने ये जो दिखाया आपको ये ई पिल है, इमरजेंसी पिल है। ये प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स जो है वो सेराजेट के नाम से आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको देती है। और जो लैक्टेटिंग मदर हैं, जो लैक्टेशन में हैं, उनको हम प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स जो है एज अ कंट्रासेप्टिव मेथड जो दे सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स जो होते हैं वो आपके सबडर्मली इम्प्लांट किए जाते हैं 4 सेंटीमीटर। और इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, इम्प्लांट्स के अंदर भी प्रोजेस्टेरॉन होता है जो 68 mg होता है जिसका अमाउंट, और 60 mg वो डेली रिलीज करता है आपके अंदर। तो ये है आपका इम्प्लांट्स की फोटो में लगा दूंगी, आप देख लेना। नेक्स्ट है आपका इंजेक्शन। इंजेक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन के ही इंजेक्शन आते हैं। एक आता है डंपा और दूसरा आता है नेट EN के नाम से आता है। डंपा जो है ये है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंतरा के नाम से देती है। डिपॉट मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट इंजेक्शन, डिपॉट मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट इंजेक्शन डंपा के नाम से। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको अंतरा के नाम से कम्युनिटी में प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो डंपा है इसको लगाने का जो रूट है ये है IM और SC। ये डंपा जो है वो IM और SC दोनों यूज होता है। ये डंपा 3 महीने के लिए काम करता है, मतलब एक बार अगर आपने ले लिया तो 3 महीने बाद आपको इसको यूज़ करना है। लेकिन अगर डंपा आपने लिया है तो 1 साल तक आपको प्रेगनेंसी जो है होने के चांसेस नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए आपने डंपा ले लिया और कोई फीमेल है वो कह रही है कि मतलब उसको प्रेगनेंसी चाहिए, तो वो 1 साल तक कंसीव नहीं कर पाएगी। ये इसका एक जो है डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं। मतलब इसकी डिले रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी होती है। डंपा इंजेक्शन लेने का डिले रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी, मतलब 1 साल के अंदर ही ये जो है आपकी फर्टिलिटी वापस आएगी। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है आपका नेट EN के नाम से जो है ये इंजेक्शन आता है। और ये भी इसका जो डोज है 200 mg होता है, और ये हर 2 महीने पे लगाया जाता है। तो ये तो हमने बात कर ली प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेंट क्रोमैन की। सेंट क्रोमैन जो है उसमें छाया और सहेली आती है। ये रहा छाया, ये है छाया। और ये जो है आपकी सेंट क्रोमैन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको देती है। और इस तरीके की ये टैबलेट होती है, नॉन स्टेरॉयडल टैबलेट ये होती है। और ये जो है इसमें हार्मोन्स जो है वो नहीं होते हैं। और इसका जो वो है मतलब केमिकल इसमें जो यूज़ होता है वो ऑर्मिलॉक्सीफेन होता है। इसके अंदर जो केमिकल यूज़ होता है वो ऑर्मिलॉक्सीफेन होता है। इसको जो है ट्वाइस इन अ वीक लेना होता है। पहले 3 महीने तक ट्वाइस इन अ वीक लेना होता है, उसके बाद वंस इन अ वीक लेना होता है। मतलब 3 महीने तक लगातार आपको 2 बार लेना है हफ्ते में, उसके बाद आपको 1-1 बार लेना है। तो ये तो हो गई आपकी छाया और सहेली। नेक्स्ट है आपकी ई पिल्स, इमरजेंसी पिल्स जिसको बोलते हैं लेवनेस्ट्रॉल। लेवनेस्ट्रॉल जो है मैंने आपको दिखाया था, ये रहा, यही है लेवनेस्ट्रॉल। और ये इसको हम इमरजेंसी पिल्स भी कहते हैं। इमरजेंसी पिल्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है और उसके बाद अगर आप इसको लेते हैं तो ये
आपको जो है आपकी प्रेगनेंसी से ये प्रिवेंट करता है। तो बेस्ट टाइम जो होता है वो 72 आवर्स के अंदर इसको लेना होता है, लेकिन आप जो है 120 आवर के अंदर भी इसको ले सकते हैं। मतलब या तो आप 72 घंटे में लीजिए या तो आप 120 घंटे के अंदर इसको ले लीजिए। इसको हम पोस्ट कोइटल पिल्स भी कहते हैं। इमरजेंसी पिल को हम पोस्ट कोइटल पिल्स भी कहते हैं, मतलब कोइटस के बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव होती है। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव होती है ये। अगर आपको पूछे कि बेस्ट इमरजेंसी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी है, तो आप जो है लेवनास्ट्रॉल पे ही लगाओगे। लेवनास्ट्रॉल जो होती है वो इमरजेंसी पिल होती है। भारत सरकार जो है ये भी इसको जो है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर इसको भी रखती है। और ये आपको ई पिल्स के नाम से भारत सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करती है। जो एक टैबलेट इसमें आपको दिख रही थी वो 0.5 mg की होती है। ये टैबलेट जो है वो 0.5 mg की होती है। और इस एक और आती है जिसमें आपको 2 गोलियां मिलेगी, जो 0.75 mg की होती हैं दोनों। तो आपको इसको 12 घंटे के अंतराल पे लेना होता है अगर आप 2 गोली वाली ले रहे हैं तो। लेकिन अगर आप 1 गोली वाली ले रहे हैं तो आपको या तो 72 आवर्स या 120 घंटे के अंदर आपको इसको ले लेना है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये तो आपका टेम्परेरी मेथड था। टेम्परेरी मेथड जो है इस तरीके से ख़त्म हुआ। नेक्स्ट जो है आपका परमानेंट मेथड है। परमानेंट मेथड जो होता है, एक होता है ट्यूबेक्टमी और एक होता है आपका वेसेक्टमी। फीमेल्स में आजकल एक और चल रहा है ईश्योर। जो फीमेल में जो फीमेल परमानेंट जो मेथड है वो ट्यूबेक्टमी है, जिसको हम नसबंदी बोलते हैं हिंदी में। और एक और चल रहा है ईश्योर, जिसमें हम स्प्रिंग का यूज़ कर रहे हैं। ईश्योर के अंदर तो हम ट्यूबेक्टमी के अंदर तो हम क्या करते हैं कि जो फीमेल की ट्यूब है उसको हम लाइगेट कर देते हैं, लूपिंग करके लाइगेट कर देते हैं। और मेल्स के अंदर जो वर्स डिफरेंस है उसको हम लाइगेट कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेसेक्टमी। फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टमी और मेल के अंदर वेसेक्टमी। ट्यूबेक्टमी के अलावा भी फीमेल्स में एक आता है ईश्योर, जिसके अंदर हम स्पंज का यूज़ करते हैं। और स्पंज जो है वो यूट्रस के अंदर जाके लग जाता है। और ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर मतलब वो स्पंज यूट्रस के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब में वो स्प्रिंग लगा देते हैं। ईश्योर में क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब में जाके स्पंज जो है उसको हम लगा देते हैं और वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कर देती है। और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो स्थमस है वहाँ पे जो है वहाँ पे भी इम्प्लांटेशन हो जाती है और एंडोमेट्रियम में भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं होता है। तो ये ईश्योर होता है। ट्यूबेक्टमी की अगर हम बात करें तो ट्यूबेक्टमी में भी स्थमस वाला जो पार्ट है उसको हम लूप करके, यूट्रस का जो स्थमस पार्ट होता है उसको हम लूप करके कैटगट सूचर लगा देते हैं और कट कर देते हैं, मतलब सूचरिंग करके उसको कट कर देते हैं। ये फीमेल वाला जो है ट्यूबेक्टमी होता है, मतलब जिसको महिला नसबंदी कहते हैं। और वेसेक्टमी जो होती है वो नॉन स्कैल्पल मेथड की वजह से भी होती है एक, और एक जो होती है वो नॉन इन्वेजिव मेथड होती है, जिसमें वास्ट डिफरेंस को कट करके लाइगेट कर दिया जाता है। लेकिन इसमें ये पूछा जाता है कि क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कब तक स्टेराइल होता है वो, मतलब अगर आपने ये ट्यूबेक्टमी और वेसेक्टमी करा ली तो आप कब तक जो है स्टेराइल रह सकते हैं। तो फीमेल जो है वो तो स्टेराइल हो जाती है तुरंत, लेकिन जो मेल है अगर उसने वेसेक्टमी कराई है, मतलब अगर पुरुष नसबंदी है, तो कब तक स्टेराइल है। तो 13 इजैकुलेशन या तो वो 13 इजैकुलेशन के बाद स्टेराइल होगा, या फिर 3 महीने तक लगातार उसको कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना है। क्योंकि जो स्पर्म है वो वास्ट डिफरेंस के अंदर 90 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। फीमेल का जो मेल का जो वास्ट डिफरेंस होता है, वो वास्ट डिफरेंस के अंदर जो स्पर्म है वो 90 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए 3 महीने तक जो है आपको कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना है अगर आप पुरुष नसबंदी करा रहे हैं तो। या फिर जो 30 इजैकुलेशन है 13 इजैकुलेशन है वो आपको जो है आउटसाइड ऑफ द वजाइना करना होगा, तभी वो जो मेल है वो स्टेराइल होगा। 2 ही तरीके हैं, या तो 13 इजैकुलेशन के बाद या फिर जो है आपको 3 महीने तक लगातार कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करना है। तो ये जो है परमानेंट मेथड की बात हुई। इस तरीके से हमने जो है फैमिली प्लानिंग जो है के बारे में पूरी बात की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को एजुकेट भी करेंगे और आप लोगों को जो है वो बताएंगे भी कि फैमिली प्लानिंग क्या है और फैमिली प्लानिंग को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, क्या उसकी टाइमिंग है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।